हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसवी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोगों का टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में हम लोग समझेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है और ये हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है, विश्व में सबसे पहले सबसे पहले पूरे विश्व में भारत ने 1951 में फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम शुरू किया। और फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम किसके थ्रू शुरू किया? तो RCH के थ्रू शुरू किया। RCH का फुल फॉर्म क्या है? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। और इसको हिंदी में कहेंगे जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया। और इसको किसने शुरू किया था? तो WHO ने। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो देखो, जब 1951 में यह प्रोग्राम क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमारे भारत देश की उतनी समय आबादी जो थी वो 30 से 35 करोड़ के बीच में थी। और आज का समय है जब आज का समय जब है तो उसके कम से कम 6-7 गुना हो चुकी है। तो समझ लो, प्रोग्राम कर मतलब एक फैमिली प्लानिंग बनाने के बावजूद जब इतना मतलब प्रोग्रेस किया, भैया भारत देश ने बहुत ही प्रोग्रेस कर लिया। इतनी सारी फैसिलिटी दी गई, इतना सारा समझाया गया उनको कि तब भी पर देखो कि 8 लड़की के बाद शायद 1 लड़का आ जाए, तो ये लिंगा भेद बहुत हुआ। और अब क्योंकि देखो, लड़कियों का अनुपात तब बहुत कम था और लड़कों का बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से प्लानिंग करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बावजूद भी आज की जनसंख्या कम से कम 6-7 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो प्लानिंग के बावजूद इतना प्रोग्रेस किया गया। अगर प्लानिंग ना हुई होती तो पता नहीं क्या होता जनसंख्या का, इतना आप समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब स्वस्थ व्यक्ति, मतलब जनन स्वास्थ्य होता कि अब स्वस्थ व्यक्ति कैसे माना जाएगा साइंस के अनुसार अकॉर्डिंग। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफिनेशन बताई, ये हमारे NCERT में लिखी हुई हैं ये लाइनें। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक एवं जनन क्षमता के सभी पहलुओं से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसके साथ क्या मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो मानसिक रूप से आज का कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। और व्यवहारात्मक मतलब उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और सामाजिक भी होना चाहिए और जनन के सभी पहलुओं को अच्छे से मतलब यानी समझने वाला होना चाहिए, वही स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। तो आज के ज़माने में विश्व में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। इतना आप समझ लीजिए, ना हम स्वस्थ हैं ना आप स्वस्थ हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। और तो मतलब यानी कि स्वस्थ व्यक्ति तो हम किसी को भी इतनी समय नहीं मान सकते कि मतलब वो हर तरीके से सही डिसीजन ले और हर तरीके से मतलब सारे पहलुओं को देख करके चले, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब हम लोग पहला टॉपिक इसका देखेंगे, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। पहला तो आपको पता है, अभी हमने बताया सन 1951 में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सन 1951 में कार्यक्रम की शुरुआत हुई जब जनसंख्या थी 30 से 35 करोड़ के बीच में। तब मतलब यानी कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के नाम से शुरू हुई। जो कार्यक्रम थे परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के नाम से शुरू हुआ प्रोग्राम। यह कार्यक्रम किसके थ्रू शुरू हुआ? तो RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म इसके नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में, मतलब जनन संबंधी के विषय विभिन्न पहलू, मतलब बच्चा कब पैदा करना चाहिए, कितनी उम्र में पैदा करना चाहिए और कितना गैप दे के पैदा करना चाहिए। और बच्चा आ गया इसमें तो आ गया, जैसे कि बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चा आया तो उसको पोषक तत्व मतलब 6 महीने तक माँ का दूध देना चाहिए या फिर खाना देना चाहिए, इन सभी के बारे में नॉलेज देना। और फिर लोगों में जागरूकता पैदा करना कि जननात्मक रूप से मतलब बच्चे की डिलीवरी हुई उसके बाद माँ और जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें। और फिर उसके बाद बच्चे का जन्म होने के बाद 2 बच्चों में गैप कैसे रखें और गैप करने के लिए मतलब हर एक सेक्स को डिलीवरी में ना कन्वर्ट करें। क्योंकि जो पीरियड होता है वो 13 साल से चालू होकर के 50 साल, अगर इसके बीच में तो बच्चे कम से कम 15-16 तो बच्चे ही पैदा हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? माँ और बाप को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ तक कि मतलब यानी कि गरीबी और
माँ का भी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो इन सब के लिए क्या क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। अब नेक्स्ट समझते हैं। तीसरा है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के माध्यम से जनता के बीच में जनन संबंधी पहलुओं को श्रव्य एवं दृश्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना। देखो, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन को, जैसे कि नुक्कड़ नाटक आपने देखे होंगे, तो नुक्कड़ नाटक को हम लोग दृश्य माध्यम से इन चीज़ों को सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं कि मतलब कैसे गैप रखें, कितनी उम्र में शादी करें, लड़की की शादी 18 साल में, लड़के के 21, तो ऐसे करें। और मतलब यानी कि जैसे कि मासिक धर्म है तो उसमें क्या क्या सफाइयाँ रखें, कैसे। अब क्योंकि आजकल सैनिटाइजरी जो पैड होता है वो भी पेपर में लपेट के दिया जाता है। और मतलब जिसको पीरियड आता है, जैसे जिस महिला को पीरियड हुआ या मासिक चक्र हुआ, तो उसको मतलब उसको सपोर्ट करना कि क्योंकि वो भाई हर महीने इस चक्र से गुजर रही है, तो उसको दर्द को समझना और उसको सपोर्ट करना। तो जनन संबंधी पहलुओं को मतलब यानी कि जैसे गर्भ निरोधक, इन सब चीज़ों को नुक्कड़ नाटक है या पिक्चर के माध्यम से, पर्दे के माध्यम से, या फिर आपने माइक में जैसे प्रचार करते देखा होगा, सुना होगा, ऐसे उनका प्रचार करवाना, या फिर सभा लगा करके औरतों और पुरुषों को उस चीज़ के बारे में जानकारी करना। तो इसका ये माध्यम था। अगला देखते हैं, विद्यालय शिक्षा में यौन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देना। मतलब यानी कि एक जैसे कि ये सेक्स चीज़, जैसे सेक्सुअल जो होती है एक शर्म की चीज़ समझी जाती है, इसमें खुल कर के लोग बात भी नहीं कर सकते। यहाँ के अंदर के कपड़े जो होते हैं, अंडर गारमेंट जो होते हैं, उनको एक शर्म के तरीके लिया जाता है। और सैनिटाइजरी पैड को जैसे पेपर में लपेट के दिया जाता है। मतलब खुल कर के हम लोग बात नहीं करना चाहते। और कोई बीमारी भी जैसे होगी तो उसको गुप्त रोग कहा जाता है। मतलब लोग हिचकिचाते रहेंगे और बीमारियां मतलब बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनको क्या बोलने में शर्म आती है। तो जब विद्यालय में यौन शिक्षा दी जाएगी और इसके बारे में बताया जाएगा, तो बच्चों को क्या आगे चल कर के वो अपने घर में बताएंगे, मतलब खुद उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और जब वो जानेंगे, क्योंकि युवाओं से तो देश सुधरता है, अपना देश का प्रोग्रेस होता है, तो वो खुल कर के अपनी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, जानेंगे विद्यालय में। और जिससे क्या होगा, किशोर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको आपने शायद सुना होगा कि इसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, किशोर के शरीर में बहुत ही हार्मोनल चेंज होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि वो ऐसी स्टेज से गुजर रहे होते हैं कि इसमें उनको सही गलत का किसी चीज़ का इतनी जल्दी पता नहीं होता है। अगर वो उनको सही समय पे यौन शिक्षा नहीं दी गई, तो हो सकता है वो किसी गलत रास्ते पे ही चले जाएं, या फिर किसी संक्रमण का शिकार हो जाएं। क्योंकि यौन संचारित रोग जैसे एड्स वगैरह होते हैं, तो ये हो गए। तो इसी वजह से मतलब यानी कि किसी को जाने पहचाने बिना, अगर उसको नहीं जानते हैं तो उससे दूर ही रहें। क्योंकि आजकल लोग समझते हैं कि मतलब एक सेक्स जो है वो माइंड फ्रेश करने वाली चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों से मतलब यानी कि अपने बच्चों को जागरूक रखें। हर एक समय आने पे मतलब पेरेंट्स का भी काम है कि अपने बच्चों को इन विषय में जागरूकता पैदा करें, उनको बताते रहें। क्योंकि ये शर्म की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं, अगर माँ बाप ने या टीचर्स ने नहीं गाइड किया तो क्या होगा, वो जैसे दोस्त ने किसी बहला फुसला दिया या फिर कोई गलत सलाह दे दी, तो उसमें क्या होता है, उनकी ही हानि हो जाती है। अगला, स्तनपान का महत्व। लड़का या लड़की को समान महत्व देना। स्तनपान का महत्व क्या होता है, लड़का लड़की को समान समझना, समान अवसर देना, समाज को जागरूक करना। जैसे कि लड़के के चक्कर में 8-8 10-10 लड़कियां हो गई, उसके बाद लड़का हुआ, तो ये क्या है, एक भाई आबादी ही तो बढ़ रही है। यहाँ पे 8-8 10-10 लड़कियां हो गई, क्योंकि क्या बच्चों माँ बाप में क्या है, एक भेदभाव है कि लड़का मतलब लड़का या लड़की, लड़का कुल का चिराग होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें, पर जैसे कि अपनी दो बच्चे, हम दो हमारे दो, तो दो ही होने चाहिए बच्चे, जिनका पालन पोषण अच्छे से कर सको, जिनकी अच्छे से शिक्षा दिला सको। स्तनपान का महत्व क्या होता है, जैसे कि 6 महीने तक कुछ औरतें समझती हैं मतलब यानी कि अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो 6 महीने तक बच्चे को क्या माँ का दूध ही देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा मतलब 6 महीने तक कंटिन्यू माँ का दूध देता है, और माँ के दूध के अलावा और कुछ भी 6 महीने तक बच्चे को नहीं देना चाहिए, ना कोई खाना पीना कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने तक लगातार दूध पी रहा, तो उसके शरीर में बहुत ही एंटीबायोटिक जो होते हैं वो हो जाते हैं, बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती
है। और समान अवसर, लड़के और लड़कियों को समान अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की है तो उसको कोई अवसर ना दो, या फिर लड़का है तो उसको ज़्यादा बढ़ावा दो। जैसे कि लड़की अगर शाम को 6 बजे लेट से घर आती है तो उससे 1000 क्वेश्चन किए जाते हैं, तो लड़के से भी करो। क्योंकि जब दोनों से करोगे, जैसे कि आप अपने लड़के से क्वेश्चन कर लड़की से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तुम कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, और इतना लेट कैसे हो गया, मोबाइल पे किससे बात कर रही थी, अगर यही क्वेश्चन आप अपने लड़के से भी करेंगे, सभी सभी माँ बाप अगर अपने लड़का लड़की दोनों से एक ही समान क्वेश्चन करेंगे, तो क्या होगा, देश सुधरेगा। रेप वगैरह जो केस होते हैं ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि लड़कों को छूट देते, लड़के 10-12 बजे तक घूम रहे हैं। चलो, सभी लड़के गलत नहीं होते हैं, पर ऐसा है कि माँ बाप को फिर भी लड़का और लड़की से बराबर ही जानकारी हर एक विषय में रखें, क्योंकि दोनों जो संतानें होती हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब अगला पूछते हैं, देखते हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराध आदि के विषय में जागरूकता। देखो, अनियंत्रित जनसंख्या, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि एक एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे हो गए, तो क्या होगी, सबसे पहले खान पीन की दिक्कत होगी, ठीक, सामाजिक उत्पीड़न होगा, यौन का शोषण होगा, दुरुपयोग होगा, लड़के ज़्यादा हो गए, जैसे कि एक लड़की पे 10 लड़के, जैसे एक लड़की हुई उसी गांव में 10 लड़के हो गए। भाई, जब लड़की एक होगी या लड़के 10, तो भैया एक लड़की से क्या 10 लड़के शादी करेंगे? तो इसलिए लड़की और लड़कों का अनुपात समान होना चाहिए, तभी तो वो आगे चल के अपनी शादी करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लड़कियां, सबको लड़के चाहिए, लड़कियां हैं ही नहीं, तो बताओ लड़का जो होगा वो शादी किससे करेगा, उसका परिवार कैसे बढ़ेगा? तो इसी वजह से लड़का और लड़की दोनों जरूरी है। और जब लड़के ही लड़के होंगे, लड़कियां नहीं होंगे, तो क्या होगा, यौन उत्पीड़न ज़्यादा होगा, यौन संबंधी अपराध बहुत ज़्यादा होंगे, रेप होंगे, सब कुछ होगा, तो ये सब बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए सबको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है कि लड़का लड़की का समान अनुपात रखें, ही नहीं भ्रूण हत्या करा दें। लड़की है तो मतलब लड़की ना पैदा करें, तो लड़कियां नहीं पैदा करें, भैया तुम्हारे जो लड़के होंगे तो वो शादी किससे करेंगे? तुम्हारे घर बहू किसको लाओगे? अगला क्वेश्चन, लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि संगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोग, गर्भपात निरोधक, माहवारी संबंधी समस्याओं, बाध्यता, बांझपन आदि के विषय में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध करानी। सबसे पहले जो होती है, देखो समस्याएं क्या होती हैं, जब गर्भवती महिला होती है, उसकी जैसे कि खान पीन की देखभाल करना, जैसे औरत गर्भवती होगी तब उसको घर से ही नहीं निकलना। भाई, जब घर से उसको नहीं लेकर जाओगे, उसको फोलिक एसिड की कमी है कि उसके बच्चे में कोई दिक्कत है, या फिर बच्चा अंदर मूव कर रहा है कि नहीं, पानी की पूर्ति है कि नहीं, हीमोग्लोबिन है कि नहीं, तो ये सब जानकारी कैसे होगी? और तो इसके लिए बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराना, उसकी ब्लड की जांच कराना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आजकल आप लोगों ने शायद सुना होगा कि देखा हो, बहुत सुना होगा कि बच्चों में ब्रेन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ये 3 महीने तक अगर बच्चों को नहीं पता चल पाता है माँ का, तो अगर 3 महीने के अंदर सही दवाई नहीं मिल पाती है ब्रेन और रीढ़ की, अब ब्रेन और रीढ़ की भी दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से आने लगी, जिससे क्या बच्चों का ब्रेन और रीढ़ अच्छे से डेवलप हो जाए। जब पता ही नहीं चलेगा तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा? तो इसे समय समय पे क्या, जो मतलब गर्भवती महिला है उसकी जांच कराना, और प्रसव के लिए घर में प्रसव नहीं कराना। भाई, मान लो भगवान के भरोसे 3-4 डिलीवरी आपकी घर में हो गई, गांव में हो गई, और कहीं एक मतलब यानी कि जच्चा बच्चा को दिक्कत होगी, तो फिर तो ना बच्चा बचेगा, ना ही तो जच्चा बचेगा। क्योंकि भाई, जो उसकी गर्भनाल होगी तो क्या सीजर से काटी जाती है, तो क्या उसको ब्लेड से काटोगे? और क्या अचानक से ब्लीडिंग होने लगी तो क्या आपके पास कोई रोकने की सामान है क्या, कुछ है? तो इसी वजह से मतलब यानी कि सही समय पे अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे कि अब इस महीने में डिलीवरी होगी, अब तो डेट भी पता चल जाती है, तो जो माँ है, जो गर्भवती माँ है, उसको प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना। फिर यौन संचालित रोग, जैसे कि मतलब यानी इन्फेक्शन के बारे में बताना। अब जैसे कि सुई वगैरह है, या फिर जैसे गलत संबंध जो होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ मतलब शादीशुदा हैं और किसी मतलब यानी कि हस्बैंड जो है बाहर किसी और संबंध बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर वो महिला में संक्रमित हुई तो उसकी वाइफ को भी संक्रमण हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, मतलब यानी कि ये चेन लंबी लंबी चलती जाती है, तो अधिकतर लोग क्या होते हैं, संक्रमित होते चले जाते हैं। इसे जिसको जाने और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। गर्भपात, मतलब यानी कि गर्भपात जैसे कि सही समय क्या है, जैसे बच्चा नहीं चाहिए, या फिर जैसे कि रेप वगैरह से प्रेगनेंसी हुई, तो उसको गर्भपात कराने का सही समय क्या है,
और गर्भ निरोधक, जैसे कि माँ को 18 साल में शादी हो गई तो 18 साल में शादी का मतलब ये थोड़ी ना होता कि तुरंत बच्चा ही पैदा कर लो। तो उसके लिए क्या गर्भ निरोधक का प्रयोग करना है। हर एक मतलब यानी कि जो जो मैथुन होता है वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए क्या गर्भ निरोधक, जैसे मालाडी है और सहेली है, कंडोम है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना। माहवारी के संबंध में जानकारी देना, जैसे कि माहवारी के टाइम में मतलब पेन होता है, सैनिटरी पैड का यूज़ करना, गंदे कपड़े का यूज़ नहीं करना। इससे क्या होता है, औरतों में इन्फेक्शन होता है। बहुत औरतें तो माहवारी के टाइम में गंदे मतलब यानी कपड़ों या फिर शर्म के मारे बाहर सैनिटरी पैड वगैरह न ले जाने की वजह से क्या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है वो बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। अब बांध्यता मतलब बांध्यता को जैसे बच्चे नहीं चाहिए तो उसके बाद क्या बांध्यता कराना, तो ये भी एक अच्छा मतलब वो है, जैसे बच्चे नहीं चाहिए बांध्यता। बांझपन क्या होता है, लोग समझते हैं बांझपन सिर्फ औरतें ही होती हैं। बांझपन का मतलब होता है बच्चे ना पैदा होना। कभी कभी क्या होता है जो पुरुषों में भी शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो दोनों की जांच कराना, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो मतलब यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच हो। फिर विषय में चिकित्सीय सहायता देना, उनको उपलब्ध कराना। कोई ये शर्म की चीज़ नहीं, अगर किसी के शरीर में कोई दिक्कत है तो उसका इलाज क्या है, संभव है। तो ये कोई शर्म हर हर किसी व्यक्ति को हो सकता है, तो कोई शर्म की बात नहीं है ना। कि कोई अगर मतलब किसी के बच्चे नहीं हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको मतलब यानी कि प्रोत्साहित करना कि इलाज हो सकता है भाई। आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी चल रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं आराम से अपना। अगला है मादा भ्रूण हत्या पर कानूनी रोक लगाना। सबसे पहले जो होता है कि मतलब यानी भ्रूण का जो परीक्षण एकदम बंद ही कर दो, होना ही नहीं चाहिए। अगर भ्रूण का परीक्षण कैसे भी कर बिल्कुल कानूनी रोक लगा देनी चाहिए। कि मतलब अगर लोग समझते हैं लो पेट लड़की आई समझ लिया, अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर पता भी चल गया उनको, क्या होते हैं उसका गर्भपात करवा देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की समान होते हैं। नंबर 9 है व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण, MMR, इसका फुल में मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। मतलब यानी कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके बाद क्या उसको टीके लगवाना, मतलब महीने जब होता है तब लगवाना, उसके बाद 1.5 महीने में लगवाना। तो टीके बराबर लगने चाहिए। अगर टीके नहीं लगे तो क्या बच्चा क्या होता है बीमारी, जैसे आपने सुना होगा सिमसिम डिब्बा बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सिमसिम डिब्बा कहेंगे ना, कि बच्चा काला होने लगा, नीला होने लगा, पीला होने लगा। मतलब यानी कि ये कोई हो गया है, भूत लग गया या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं। क्योंकि उसको जब समय पे टीका नहीं लगवाओगे, बच्चे को समय पे टीकाकरण नहीं होगा, उसके अंदर वैक्सीन नहीं जाएगी, तो बच्चों में तो लाखों बीमारियाँ आएंगी। इस वजह से टीके की हर महीने जैसे लगता है तो बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं। उसमें मतलब बुखार उखार आता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, पर उसको ज़िंदगी भर बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता मिलती है। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है। मतलब किशोर हो अपने आसपास में अपने घरों में जा कर के बताओ कि हाँ मैंने ये सुना था, मैंने ये पढ़ा था, ऐसा करो। तो मतलब क्योंकि आप समझाओगे, आप पढ़े लिखे हो तो लोग ज़्यादा समझेंगे इस बारे में। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने की थी, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो किसने की थी, तो लखनऊ के केंद्रीय अनुसंधान, जिसको क्या कहते हैं सेंटर ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDR ने की थी। किसने की थी, तो लखनऊ के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDR ने की थी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी और हम आपको कैसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। अगर आपको MCQ भी करने हैं तो इस चैप्टर के, तो वो भी हमें आप बता सकते हैं तो हम आपके लिए इसके MCQ भी लेकर आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में 4 नंबर का हम लोगों का MCQ भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।